हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो 2 या 3 नंबर के होते हैं। सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटीज़ एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिटीज़ में उसका क्या रेस्पॉन्स रहा वो देखते हैं। नीचे दिए हुए हैं इनके आंसर, तो ये रहा। पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, 2 या 3 पॉइंट ही इनफ होंगे। यहाँ पे लिखा भी है क्योंकि 2 मार्क्स का है, तो इनमें से हालांकि कई सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 ही पॉइंट्स लिखने हैं क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सिटीज़ में किस तरीके से रिस्पॉन्स रहा। नंबर 1, द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज़। सिटीज़ में मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन के साथ स्टार्ट हुआ। हज़ारों स्टूडेंट्स ने, जो अपने स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, वो छोड़ दिए, स्कूल में जाना बंद कर दिया, बॉयकॉट कर दिया उनका। अधिकतर टीचरों ने रिज़ाइन कर दिया। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया। काउंसिल इलेक्शंस जो थे उनका बॉयकॉट किया गया ज़्यादातर प्रोविंसेस में, मद्रास को छोड़कर। एंड फॉरेन गुड्स जो थे उसको बॉयकॉट किया गया। फॉरेन गुड्स का, सामान का, शराब की जो दुकानें थीं उन पर धरना दिया गया, धरना प्रदर्शन किया गया। जो विदेशी कपड़े थे उनको जला दिया गया। तो इस तरीके से सिटीज़ में असर रहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम। वन पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम के बीच में डिफरेंस बताना है। कंट्रीज वेयर ओनली वन पार्टी, जहाँ पर एक ही पार्टी गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, चलाती है, ठीक है, उसको कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। जैसे कि चाइना में है, वहाँ पर सिर्फ एक ही मात्र पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, और वो ही वहाँ पर गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, रन करती है, और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। जबकि टू पार्टी, जहाँ पर 2 पार्टियाँ होती हैं, कंट्रीज वेयर ओनली 2 मेन पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस आर कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। ऐसे देश जहाँ पर 2 ही मेन पार्टियों के बीच इलेक्शंस लड़ा जाता है, वहाँ पर हम कहते हैं टू पार्टी सिस्टम है उस देश में। इसके एग्जाम्पल हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर टू पार्टी सिस्टम पाया जाता है। डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी ये यूएसए में देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। 23 क्वेश्चन है, ये देखिए, डेंस एंड इफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इज प्री रिक्वेसाइट फॉर लोकल एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो ट्रांसपोर्ट का अच्छा खासा, मतलब डेंस एंड इफिशिएंट नेटवर्क की ज़रूरत होती है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, चाहे लोकल लेवल पर हो चाहे नेशनल लेवल पर हो। उसके विकास के लिए प्री रिक्वेसाइट है, पहली ज़रूरत है क्या, एक अच्छा ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क, इफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो एनालिसिस करना है इस स्टेटमेंट का। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अ प्रीरिक्विसाइट फॉर द फास्ट डेवलपमेंट। कैसे? बिकॉज रोड्स कनेक्ट डिस्टेंट एरियाज एंड इंक्रीज कनेक्टिविटी। अलग अलग एरियाज को, दूर दराज के इलाकों को जोड़ते हैं और कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल गुड्स बिकम ईजियर, और जो गुड्स हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ईजियर हो जाता है अगर कनेक्टिविटी अच्छी है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो। रेल ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ हैवी गुड्स। बहुत ज़्यादा हैवी गुड्स हैं और लॉन्ग डिस्टेंसेज हैं तो उनके लिए जो है रेल ट्रांसपोर्ट उसमें काफ़ी मदद करता है। पोर्ट्स जो हैं वहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से ही जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इसी की चॉइस में दिया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए, व्हाट इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स टू डेवलप सुपर हाईवेज। सुपर हाईवेज को डेवलप करने का क्या मेजर ऑब्जेक्टिव है। तो सुपर हाईवे जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल
जो कि हमारे 4 मेगा सिटीज़ को जोड़ता है। ये रहा यहाँ पर इसका आंसर देखिए। द मेन ऑब्जेक्टिव टू डेवलप सुपर हाईवेज को डेवलप करने का मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द 4 मेगा सिटीज़। 4 जो मेगा सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनके बीच में जो टाइम है, डिस्टेंस है, उसको कम करना। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे with the development of fast and uninterrupted traffic along 6 lanes between these cities। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका रोल बताना है। स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या काम करता है, क्या रोल है उसका। नंबर 1, इन इंडिया आरबीआई इशू करेंसी नोट्स को इशू करता है सबसे पहले, किसके बिहाफ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। दूसरा, सुपरवाइज करता है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स के, जो भी फॉर्मल सोर्स हैं उनकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है, देख रेख करता है। मॉनिटर करता है बैंक्स को इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, जितने भी बैंक हैं उन सबको मॉनिटर करता है कि सही तरीके से उन्होंने कैश बैलेंस मेंटेन किया हुआ है और बाकी के नॉर्म्स को भी वो फॉलो कर रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई सीज दैट द बैंक्स गिव लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, के सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग जो बिजनेसेस हैं उन्हीं को लोन ना दें, बल्कि किसानों को भी मिलना चाहिए, जो स्मॉल कल्टीवेटर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको भी मिले। इन्हीं के बहुत बड़े जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं, उन्हीं को लोन मिल रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को भी वो इंश्योर करता है आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है, ट्राइबल पीजेंट्स interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in another way and participated in the non-cooperation movement। तो non-cooperation movement जो था उसका मतलब सभी ने अपने हिसाब से थोड़ा अलग अलग लगाया था। गांवों में अलग तरीके से लोगों ने उसको समझा, शहर में अलग, अर्बन एरियाज़ में अलग, रूरल एरियाज़ में अलग, और जो ट्राइबल एरियाज़ थे खासतौर से आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, वहाँ पर अलग तरीके से उन्होंने इंटरप्रेट किया गांधी जी के मैसेज को, उनके आइडियाज़ को, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़े हुए थे। उधर जो असम है, नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में जो टी स्टेट्स हैं, वहाँ पर वहाँ के जो भी लोग थे उन्होंने अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। यहाँ पर पूछा है जो ट्राइबल पीजेंट्स थे आंध्र प्रदेश के, ठीक है, उन्होंने किस तरीके से आइडिया ऑफ स्वराज और गांधी जी का जो मैसेज था उसका इंटरप्रिटेशन किया। चलिए, तो इसका आंसर है 25। इसमें से सिर्फ आपको 2 या 3 पॉइंट ही लिखने थे। नंबर 1, स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट इन द गुड्डम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के जो गुड्डम हिल्स हैं, यहाँ पर इनके जो लीडर थे वो कौन थे, अलूरी सीताराम राजू, जो गांधी जी के आइडियाज़ से बहुत इंस्पायर्ड थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और लोगों को उन्होंने खादी पहनने के लिए मनाया, कन्विंस किया, और शराब आदि जो है, कोई भी जो नशे की चीज़ है उसे छोड़ने के लिए कहा वहाँ पर। और ये जो गोरिल्ला मूवमेंट है, गोरिल्ला मूवमेंट उस तरह की एक लड़ने के वॉरफेयर का तरीका होता है जिसमें अचानक से आप अटैक करते हैं और सीधा भग जाते हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ रह के लड़ाई करते रहते हैं कंटिन्यूसली और हार जीत की, नहीं, आए, लड़ाई की, नुकसान किया, और अगर किसी चीज़ को लेने आए हैं वो वहाँ से ली और फिर उसके बाद चले गए, गायब हो गए, जंगलों में छिप गए, इस तरीके से। इसको कहते थे गोरिल्ला वॉरफेयर, एक लड़ने की जो है युद्ध की एक तरीका है ये भी। तो वहाँ पर इस तरीके, जब आप दुश्मन से बहुत कम होते हैं संख्या में, तब इस तरीके का वॉरफेयर बहुत काम आता है। देवर अगेंस्ट कॉलोनियल, अंग्रेजों की जो पॉलिसीज़ थी उसके खिलाफ थे। देयर लाइवलीहुड वॉज अफेक्टेड, उनकी जो रोजी रोटी थी, लाइवलीहुड था, उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे, वो सब बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। जो भी कॉलोनियल पॉलिसीज़ बनी, जो भी फॉरेस्ट लॉज बने। ही वांटेड लिबरेशन बाय द यूज़ ऑफ फोर्स, और फिर अल्लूरी सीताराम राजू जो है फोर्स के साथ, वायलेंस के साथ लिबरेशन चाहते थे। द रिबल्स अटैक, पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, गोरिल्ला वॉरफेयर और स्वराज को अचीव करने के लिए अपने पूरे प्रयास उन्होंने किए। तो ये है किस तरीके से उन्होंने, जो ट्राइबल पीजेंट्स थे, उन्होंने इंटरप्रेट किया मैसेज को, गांधी जी के और नॉन कोऑपरेशन को और स्वराज के मैसेज को। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है,
व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन की जो है एडवांटेजेस बतानी है। ठीक है, चलिए तो इसे देखते हैं। ये दिया हुआ है यहाँ पर, एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट्स। नंबर 1, दीज आर यूज नॉट जस्ट टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज, सिर्फ वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ नहीं होती हैं एंड इंडस्ट्री, बट आल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है रिफाइनरीज में, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में और बिग थर्मल पावर प्लांट्स में। सॉलिड्स को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है अगर उन्हें आप कन्वर्ट कर दें स्लरी में। इनिशियली कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज़ हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। तो इनिशियल कॉस्ट जो होती है पाइपलाइंस की वो थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन बाद में उनकी जो मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट है वो कम ही होती है और ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिलेज नहीं होते हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन की। ये सारी एडवांटेजेस हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और है ऊपर जो चॉइस में था, ये छूट गया, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का क्यों डिसाइड किया? तो ये 3 रीज़न यहाँ दिए हैं। मेन रीज़न तो इंसिडेंट ऑफ चोरी चोरा ही था। गांधी जी फेल्ट दैट द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट, कि जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है वो वायलेंट हो गया है, हिंसक हो गया है, और इसमें चोरी चोरा में जो एक इंसिडेंट हुआ जिसमें पुलिस स्टेशन को जला दिया गया भीड़ के द्वारा। ठीक है, अगला है कि सत्याग्रही नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड। तो गांधी जी को लगा कि अभी जो सत्याग्रही हैं उनको थोड़ा सा ट्रेन करने की ज़रूरत है पहले, उसके बाद मूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो इसलिए उन्होंने रोक दिया उसको या विड्रॉ कर दिया। और कुछ कांग्रेस लीडर मास स्ट्रगल से टायर हो गए थे और वो इलेक्शंस में, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, उनका भी थोड़ा दबाव था। तो इस तरीके से ये रीजंस बताए गए हैं, कॉजेज़ बताए गए हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27 को देखते हैं। इमेजिन दैट यू हैव बीन अपॉइंटेड फॉर अ जॉब, क्या आप किसी जॉब के लिए अपॉइंट किए गए हैं। व्हाट वुड बी एनी 3 कंडीशन और आस्पेक्ट्स दैट यू वुड कंसिडर बिफोर एक्सेप्टिंग अ जॉब? 3 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कंसिडर करेंगे, जिनके बारे में आप सोचेंगे जॉब के एक्सेप्ट करने से पहले? तो यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए। नंबर 1, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, सेफ़ और कंफर्टेबल हों, वर्किंग कंडीशन डिज़ायरेबल होने। बेनिफिट्स, सैलरी तो देखिए एक पार्ट होता ही है जॉब का, एंड वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर हेल्थ बेनिफिट्स वहाँ मिल रहे हैं या नहीं, या पेड टाइम ऑफ है, मेडिकल लीव, इंश्योरेंस फंड्स, ये सब भी बेनिफिट मिलने चाहिए। फ्यूचर ग्रोथ कैसी है, आगे प्रमोशन होगा। ठीक है, लोकेशन ज़्यादा दूर तो नहीं है, और वर्क इन्वायरमेंट वहाँ के जो और कुलीग हैं, कोवर्कर्स हैं, वो फ्रेंडली हैं, कोऑपरेटिव हैं। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले कंसिडर करनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, ये रहा जुडिशरी के ऊपर है। जुडिशरी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फेडरलिज्म क्या होता है? जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो एक से ज़्यादा लेवल पर काम करती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अलग हो गई, स्टेट गवर्नमेंट अलग हो गई। तो देखिए, जुडिशरी विद द सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स इज़ द सोल इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का जो इंटरप्रेटर है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। इट प्लेज अ पाइवटल रोल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और मेन रोल निभाती है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न और प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट कराने में। जुडिशरी एडमिनिस्टर बोथ यूनियन और स्टेट लॉ दोनों को ही एडमिनिस्टर करती है, विच आर एप्लीकेबल टू द केस कमिंग अप फॉर द एडजुडिकेशन। द डिस्प्यूट्स अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, अगर कोई डिस्प्यूट होता है डिवीजन ऑफ पावर में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसको भी सेटल करती है। हैंस जुडिशरी कंसिडर एज द गार्डियन ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म, की गार्जियन इसको कह सकते हैं। और आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, उसे देखते हैं क्या है। नेम द सेक्टर दैट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया
वाई डज दिस सेक्टर प्रोड्यूस ओनली अ क्वार्टर ऑफ द GDP? वैसे तो कहने को ये सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में इसमें काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन फिर भी जो ये प्रोड्यूस करता है ये GDP का सिर्फ क्वार्टर ही है, 1/4 ही है। अब सबसे ज़्यादा है तो इसका शेयर भी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो क्यों नहीं है इसका प्रोडक्शन ज़्यादा जबकि इसमें इतनी लेबर और इतना मैन पावर है? तो उसका रीज़न देखिए, ये बताएंगे। नंबर 1 तो जो प्रोडक्टिविटी है प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो बहुत लो है, और लो इसलिए है क्योंकि यूज़ ऑफ आउटडेटेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के जो आउटडेटेड मीन्स हैं, तौर तरीके हैं, वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हैं, पुराने हैं, प्रिमिटिव हैं, उनको यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम होती है। लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल, लैंड होल्डिंग्स जो हैं वो बहुत ही छोटी हैं, विच कैन नॉट प्रोड्यूस द डिज़ायर आउटपुट्स, और जिससे डिज़ायर आउटपुट्स नहीं आते हैं, लैंड होल्डिंग छोटी छोटी हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं। तो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं इस क्वेश्चन के साथ ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।